दोस्तों, जब आप किसी जाति या धर्म को या किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो उसका बैकफायर होना तय माना जाता है एक तरीके से। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूँ। खबर जापान से जुड़ी हुई है, खबर इस्लाम से जुड़ी हुई है, और ख़बर जुड़ी हुई है दोस्तों किस तरीके से अब पूरी दुनिया में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो आबादी है मुस्लिम्स की वो लगातार बढ़ रही है। आपको सबसे पहले ये खबर बताऊंगा, साथ में कश्मीर से इससे जुड़ी एक बड़ी खबर है, कश्मीरी पंडित महिला से जुड़ी हुई एक खबर है। क्या कुछ खबर है वो मैं खबर आपको बताने दिखाने जा रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बिहार में जो सियासी घमासान मचा हुआ है उसकी बात करूँगा। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है, उस खुलासे पर आपसे बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी घटती लोकप्रियता को लेकर के, SIR ये जो चुनाव आयोग ने रायता फैलाया है इसको लेकर के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलता को लेकर के भाजपा के अंदर बहुत गहमा गहमी मची हुई है। वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और इसके अलावा एक मुसलमान को सिर्फ दाढ़ी देख करके कैसे मारा पीटा गया वो भी मैं आपको खबर दिखाऊंगा। और महिला पुलिस अधिकारी, मुस्लिम महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ अचानक क्यों जांच बैठा दी गई, ये सब आपको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा इस हेडलाइन पर गौर करिए। पश्चिम नहीं अब पूर्व में भी फैल रहा इस्लाम, जापान में मुस्लिम आबादी हुई दोगुनी। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने अपने चैनल पर देखा होगा कि अमेरिका के जो जेलों में बंद कैदी हैं वहाँ पर किस तरीके से लोग ईसाईयत को छोड़ करके इस्लाम अपना रहे हैं। और अब पश्चिम से होता हुआ ये मामला पूरब तक पहुँचा है जापान में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जापान में दो धर्म के मानने वाले लोग हैं, एक तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं और दूसरा शिंतो। दो धर्म चलते हैं। 90% से ज़्यादा आबादी यहाँ की इन्हीं दो धर्मों को मानती है। लेकिन अब जापान में भी इस्लाम के मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों, साल 2024 की रिपोर्ट ये बताती है, माफ़ कीजिएगा 2010 में जापान में जो मुसलमानों की कुल आबादी थी 1,10,000 के आसपास थी। ये आबादी दोस्तों 2022 में बढ़ करके मात्र 10 साल में बढ़ करके ये आबादी 2.5 लाख हो गई, 2,30,000 हो गई। यानी कि महज 12 सालों में ये आबादी जो है जापान के भीतर 2 गुने से ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका नहीं बल्कि वहाँ जापान में भी इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। मस्जिदों की बात करें तो 1999 में जापान में सिर्फ 15 मस्जिदें थीं, अब वहाँ पर 2023 में इनकी संख्या बढ़कर के 123 हो गई है। दोस्तों, इससे साफ है कि सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय में जापान में अपनी धार्मिक पहचान सीधे तौर पर वहाँ पर मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लाम अब जापान में सिर्फ अल्पसंख्यक धर्म नहीं रह गया है बल्कि तेज़ी से उभरती हुई एक नए तरीके की पहचान बन गया है, ऐसा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। उधर कश्मीर की एक कश्मीरी पंडित नेहा रैना ने अचानक से इस्लाम कबूल कर लिया। हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के इसकी जानकारी दी। जर्नो मिरर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने नेहा रैना का ये वीडियो पब्लिश करते हुए लिखा कि कश्मीरी पंडित नेहा रैना ने अपनाया इस्लाम धर्म। वीडियो जारी कर बोली, मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया। क्या कुछ नेहा रैना ने कहा है, एक बार देखिए ज़रा। मे नाव नेहा रैना, मे कोर पन्ने मर्जी सान कन्वर्जन। मे अत मज कहीं ते फोर्स, कहीं ते दबाव। मे गोड़ पे यह मजहब वारिया ज़्यादा पसंद। मे कोर पन्ने मर्जी सान इस्लाम कबूल। तो दोस्तों, ये बात उन्होंने अपनी सबके सामने रखी। उधर भारतीय जनता पार्टी का एक और दोगला चेहरा सामने आया है। मैं ये बात इतने हार्श, इतने तल्ख शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जो बूचड़ खानों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, एक तरीके से बूचड़ खानों को मुसलमानों से जोड़ने का काम किया था, लेकिन अब वही बूचड़ खाने सीधे तौर पर NOC दे रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। ये जरा हेडलाइन देखिए। बीजेपी सरकार ने मेवात में 32 बूचड़ खानों को NOC दिया, मुस्लिम MLAs ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये है कि
हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी की सरकार है, उसने 32 बूचड़खानों को जो है एनओसी दे दिया, चलने के लिए, एक तरीके से चलाने के लिए, रन करने के लिए हरी झंडी दे दी। लेकिन उस इलाके के, जिस इलाके में बूचड़खाने ये लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर इन्हीं बूचड़खानों की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसी के ख़िलाफ़ तमाम सारे मुस्लिम विधायकों ने, नूह के विधायक आफ्ताब आलम, फिरोज़पुर झिरका से मामन खान, पुन्हाना से इलियास, मोहम्मद इलियास, हतीस, इन तमाम सारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस फैसले के ख़िलाफ़ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा रवैया वो सामने आया है दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि ये जो बूचड़खाने हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ से ये जब बूचड़खाने इनको हटाया गया तो ये सारे के सारे बूचड़खाने जो है महाराष्ट्र की, हरियाणा की सरकार अपने यहाँ शिफ्ट करा रही है। इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। उधर दोस्तों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से बेहद आपत्तिजनक तस्वीरें या यूँ कहें कि वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें एक दाढ़ी वाले मुस्लिम बुजुर्ग को मवेशी ले जा रहा था और उसके आरोप में उस इलाके के लोगों ने किस तरीके से, बुरी तरीके से पीटा है, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उनको बांधा गया है, उनको हरेस किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इन दोनों को रस्सियों में बांध दिया। इनकी उम्र देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लगभग 50-55 साल के ये बुज़ुर्ग जो हैं, जिनको मारा पीटा जा रहा, और ये बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक और देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाहन पकड़ा, ये देखिए किस तरीके से ये जाहिल चिल्ला रहे हैं, जय श्री राम बोल के किसी को भी मार रहे हैं, किसी को भी पीट रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी नाम खराब कर रहे हैं। इन जाहिलों को पता ही नहीं है दरअसल होता क्या है। और एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, ये यहाँ पर पकड़ा, ये देखिए मारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये भाजपाई गुंडे किस तरीके से इन बुज़ुर्ग मुसलमानों को लेकर के मारपीट कर रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने ये तीनों वीडियोस शेयर किए और लिखा, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 2 मुस्लिम मवेशी लेकर के जा रहे थे, उन्हें भाजपाई गुंडे रोकते हैं, उन्हें पीटते हैं। सोचिए, इन गुंडे आतंकियों की उम्र देखिए, फिर जिन्हें ये पीट रहे हैं उनकी उम्र देखिए। ये इनके दादा की उम्र के हैं, यही इनके संस्कार हैं, सीधे तौर पर यह बात कही गई। उधर दोस्तों बिहार के पूर्णिया में SHO शबाना आज़मी ने अपनी कुर्सी पर सम्मान के लिए अपने पिता को और अपने दादा को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। उनके इस काम को लेकर के उनके खिलाफ जो है एक जांच बैठा दी गई। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल इसको लेकर के लिखते, दैनिक भास्कर ने बाकायदा इसे रिपोर्ट किया है। आप ये वीडियो देख भी सकते हैं तस्वीरों में। इसमें कहा गया कि SHO शबाना आज़मी ने पिता दादा को अपनी कुर्सी पर बैठाया तो DIG ने उन पर जांच बैठा दी। ये कौन सी बात हुई आखिर? ये उन्होंने सिर्फ अपने पिता और दादा को सम्मान देने के लिए किया होगा, इसमें जांच कराने जैसा क्या है? सीधे तौर पर दोस्तों तमाम तरीके से अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उधर बिहार में चुनाव आयोग ने जो कुछ भी किया है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे उसने मोहम्मद सनाउल्लाह के पति का नाम अरविंद कुमार बता दिया, यानी कि एक महिला का नाम पहले तो मोहम्मद सनाउल्लाह बताया और फिर उसके बाद उसके पति का नाम अरविंद कुमार हिंदू बता दिया। अब इस बात को लेकर के इस तरीके के तमाम सारे ऐसे कांड चुनाव आयोग के जो SIR किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया है, उसमें निकल के सामने आए। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तस्वीर देखिए ज़रा, फोटो है नहीं, लिंग है महिला, महिला का जेंडर महिला है और निर्वाचक का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद सनाउल्लाह, और पति का नाम लिखा हुआ है अरविंद कुमार। इस तरीके के तमाम सारे ऐसे कांड हैं दोस्तों। अब ये देखिए, तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनका जो है वोटर लिस्ट से नाम कट गया। संदीप सिंह इसको लेकर के लिखते हैं कि तेजस्वी यादव का EPIC नंबर ये है, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया EPIC नंबर दूसरा था दोस्तों, मैच नहीं किया। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में चुनाव आयोग की नई धांधली पकड़ी गई। जब तेजस्वी नहीं ढूंढ पाए तो आम आदमी कैसे ढूंढ पाएगा? चुनाव आयोग RJD के जाल में फंस गया। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई है। उधर कुछ और अलग अलग तरीके की जो है गड़बड़ियाँ क्या ब्लंडर्स पकड़े गए हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, इसमें निर्वाचक का नाम मधु कुमारी है और पति का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड हो गया और फोटो नहीं है। दूसरा देखिए, निर्वाचक का नाम दिव्याराज और पिता का नाम फादर। मतलब आप देखिए किस तरीके से ये इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये घटिया स्तर का
राजनीति से प्रेरित एक तरीके का चुनाव आयोग जो राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी का एक नया तरीका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब अगला देखिए, नेहा कुमारी इनका नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकी माता का नाम बता दिया। नेहा कुमारी की माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बता दिया। बताइए, इसी तरीके से एक और नाम देखिए, श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता निर्वाचक का नाम है और अन्य अदर हो गया। मतलब आप देखिए कि कुछ भी आए बाएं साएं इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। इसको लेकर के अशोक कुमार पांडे ने कहा कि 6 महीने का काम महीने भर में कराएंगे तो मधु जी के हस्बैंड और दिव्या जी के फादर का नाम कैसे ले पाएंगे। सीधे तौर पर उन्होंने एक तीखा तंज किया है। आगे देखिए, इस पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को सीधे तौर पर चेता दिया, ताकीद करा दिया कि इस बार चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे, सीधे तौर पर धमकी दे दी है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, जरा इस वीडियो में देखिए। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलत फहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज़ है, सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। तो दोस्तों, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि चुनाव आयोग होश में रहे, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं चुनाव आयोग को। यह महाराष्ट्र और हरियाणा नहीं है, यहाँ हर तरीके का उपाय है, एक बिहारी सब पर भारी। सीधे तौर पर इस तरीके से चेता दिया उन्होंने चुनाव आयोग को। अच्छा, इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग जो है वोट की चोरी कर रहा है और इसके उनके पास पुख्ता सबूत भी हैं। ये देखिए जरा, एक दिन पहले ही बयान दिया था, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है, अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया। उसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, इस पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात पूरी तरीके से साफ कर दी। इतना नहीं, बीते दिन राहुल गांधी एक कार्यक्रम में थे और वो ये बता रहे थे कि जिस वक्त किसान प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 काले कानून, कृषि के काले कानूनों के खिलाफ जिस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था और कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन कर रही थी, उस वक्त कैसे अरुण जेटली उनको धमकाने पहुंच गए थे। वो पूरा किस्सा राहुल गांधी ने बताया, एक बार सुनिए जरा। बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है, अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है, राहुल जी आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। तो इस तरीके से बाकायदा धमकाया गया था और राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया। अच्छा, इन सारे तमाम हड़बड़ियों के कई कारण भी हैं और ये हड़बड़ियां बाहर नहीं दिख रही भाजपा की, भाजपा के अंदर भी। भाजपा के लोग भले ही बाहर ना बोले, लेकिन तमाम सारे लोग इसको लेकर के अब परेशान हैं, छोटे मोटे नहीं, संघ तक इसमें परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों से पूरी भाजपा हैरान परेशान है। दोस्तों, क्या कुछ मामला है, इसको लेकर के सौमित्र रॉय ने भारतीय जनता पार्टी के एक अंदर के संगठन के एक बहुत बड़े नेता से उनकी बात हुई, जिसमें उनसे उनकी जो बात हुई वो अनुभव, उनकी बातचीत का अनुभव उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर साझा किया और लिखा
बीजेपी के एक बड़े नेता से बात हुई, पता चला कि ट्रंप की लगातार बेइज्जती और भारत की खामोशी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उधर चुनाव आयोग के बिहार में एसआईआर से भी भीतरी असंतोष बढ़ा है। पार्टी की चिंता है कि कहीं चुनाव में भारी न पड़ जाए। खासकर पार्टी को भितरघात और प्रशांत किशोर से चिंता है। अगर वो 25 से ज़्यादा सीटें बटोर लें तो समझो खेल खत्म। ये सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की होंगी। पार्टी के भीतर की राजनीति पर पकड़ रखने वाले बीजेपी नेताओं में इस बात पर बेचैनी है कि सारा खेल पीएमओ लेवल पर चल रहा है, पीएमओ लेवल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पर। इसलिए कोई खुलेआम बोल नहीं रहा, पर भीतर खाने में सुगबुगाहट है। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि इस बार विपक्ष की झोली में ढेर सारे मुद्दे हैं और उसके तेवर आक्रामक हैं। बरसात के दौरान बाद में सामने आई करप्शन की गंदगी ने डबल इंजन की लूट से जनता को वाकिफ करा दिया है। वही डबल इंजन की लूट जो 71,000 सीएजी की रिपोर्ट में जो उसका हिसाब किताब नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बिहार में नहीं दे पाई। नागपुरी पत्रकार बताते हैं कि संघ में भी मौजूदा हालात को लेकर के बेचैनी है। सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई है। ऐसे में मोदी की चुनावी रैलियों में वोट में तब्दील होने पर शक बढ़ता जा रहा है। लुटियंस जोन के पत्रकार का दावा है कि जल्द कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाने पर मंथन हो रहा है ताकि सारा फोकस उस पर चला जाए। दोस्तों, ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। उधर दोस्तों, गोदी मीडिया को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने फिर से एक तगड़ा कंटाप जड़ दिया। कंटाप ऐसे जड़ दिया क्योंकि गोदी मीडिया के तमाम सारे चैनलों ने ये वीडियो प्रसारित किया था। ये देखिए ज़रा, ये वीडियो प्रसारित किया था गोदी मीडिया ने। ये वीडियो उमाशंकर सिंह ने अपने प्रोफाइल पर साझा किया है। इस वीडियो को साझा करते हुए गोदी मीडिया के तमाम सारे चैनल, तमाम सारे अखबार, तमाम सारे जो वेबसाइट्स हैं, इन्होंने ये दावा किया था इस बाढ़ के पानी में ये पत्रकार बह गया और मर गया। उसके बाद इस पत्रकार ने गोदी मीडिया की उन्हीं फर्जी खबरों को एक तरीके से एक्सपोज करते हुए अपना नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसने बताया कि सीधे तौर पर उसने कहा कि तमाम सारे जो लोग हैं, चैनल्स हैं, वेरीफाई हैंडल्स हैं, उन्होंने गलत खबर चलाई। उमाशंकर सिंह ये वीडियो जो उसने जारी किया उस पर लिखते हैं कि भारतीय सोशल मीडिया हैंडल्स को छोड़िए, भारतीय टीवी चैनल्स ने वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी और फर्जी खबर चला दी कि पाकिस्तानी रिपोर्टर बाढ़ में बह गया, डूबकर मर गया। ऐसा लिखने और दिखाने वालों को हिट तो लाखों में मिल गए, लेकिन इस रिपोर्टर को मौका मिल गया भारतीय मीडिया के उस एक तरीके से एक बार फिर से भारतीय मीडिया को तमाचा जड़ने का। दोस्तों, क्या कुछ कहा है इस रिपोर्टर ने, ये बार सुनिए जरा आप पहले। भारतीय मीडिया का एक बहुत बड़ा झूठ जो है मैं दुनिया भर के लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़े बड़े झूठ बोले कि उन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया है, मुझ जिंदा इंसान का भी उन्होंने कह दिया है कि मैं बरसाती नाले में बहकर जो है वो जान बहक हो गया हूं या शहीद हो चुका हूं। कितना बड़ा झूठ है कि एक जिंदा इंसान के बारे में, एक जिंदा रिपोर्टर के बारे में, एक जिंदा मीडिया से ताल्लुक रखने वाले शख्स के बारे में कहा जाए कि वो इस दुनिया से चला गया है। कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से। बड़े बड़े चैनल्स इंडिया के जो हैं, जैसे एनडीटीवी है, तो इसी तरह से पूरी उनका सोशल मीडिया, यूट्यूबर, एनडीटीवी समेत मुख्तलिफ चैनल जिनके नाम लिए जो, तो बड़ा एक वक्त दरकार है। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं भारतीय मीडिया से कि आप कब तक इस झूठ का सहारा लेंगे, झूठी रिपोर्टिंग करेंगे, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए गैर जिम्मेदारी की सहाफत करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बार फिर से गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।